Hello students, this is lecture number 5 of Finite Equilibrium, and in today's class we will discuss relative strength of acid and bases. How do we define the relative strength of acid and bases? The definition is that the strength of the acidic solution or acid solution does not depend on its concentration, but it actually depends on the number of H plus ion produced. आर्नियस कंसेप्ट के हिसाब से एक एसिड वो सब्सटेंस था जो H प्लस आयन डोनेट कर रहा था जब हम उसके एक्वा सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे थे, या फिर उसको जब हम कहें वाटर में हम डिसॉल्व कर रहे थे। और किसी भी एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो उसके H प्लस आयन की वजह से ही आती हैं। जितने ज़्यादा उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर, वो उतना अच्छा एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो सेंटेंस अभी हमने रीड आउट किया, इसका मतलब क्या है कि किसी भी एसिडिक सोल्यूशन की स्ट्रेंथ जो है उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। कि अगर हाईली कंसंट्रेटेड है तो इट मीन्स कि वो क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। वो डिपेंड करती है किस पे, कि उसके अंदर कितने H प्लस आयन प्रोड्यूस हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो हमने लास्ट क्लासेस में भी समझा था कि स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड तभी इंक्रीज करेगी जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे। और डाइल्यूशन बढ़ाने से होता क्या है, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन डिक्रीज होते हैं। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में हमने इस चीज़ की बात करी थी, और ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में हमने इस चीज़ को प्रूव भी किया था कि जो एल्फा है वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करता है। और एल्फा क्या है, एल्फा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, राइट। तो होता क्या है, क्या मैकेनिज्म लगती है, देखिए हमने कहा कि स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इंक्रीज कर रही है डाइल्यूशन पे, लेकिन जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर रहा है। आपने वाटर ऐड किया कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में, तो कंसंट्रेशन ऑब्वियसली बात है क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि सोल्यूशन डाइल्यूट होता जा रहा है। अब जब आप डाइल्यूशन कर रहे हैं तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप वाटर ऐड कर रहे हैं। और वाटर, हमने कहा था कि वाटर जो है वो एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने से क्या रोल हो रहा है वाटर का, या वाटर क्या रोल प्ले कर रहा है। तो वाटर बेसिकली क्या कर रहा है कि जो एसिड है, राइट, उसमें हमारे क्या हैं, आयंस प्रेजेंट हैं। और आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। और वाटर क्या करेगा, आयंस के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कम करता जाता है। कैसे कम या वीकन करता जाता है, वो जैसे डाइल्यूशन आप बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, आयंस के बीच में स्पेस बढ़ता जाएगा और आयंस एक दूसरे से अवे होते जाएंगे। और आयंस एक दूसरे से जितना अवे होते जाएंगे तो उनमें ना तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे और ना ही फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। मान लीजिए एक सोल्यूशन है, उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव आयन भी तो होंगे, उसमें फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी होते हैं। तो इस तरह के जितने भी इंटर आयनिक अट्रैक्शन और रिपल्शंस हो रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वाटर का हाई है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इंटरआयनिक रिपल्शंस और अट्रैक्शंस दोनों मिनिमाइज होते जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। ना तो अट्रैक्शन रहता है और ना ही फिर वहाँ पे क्या रहता है, रिपल्शंस रहते हैं, राइट। और डिसोसिएशन जो है वो डिसोसिएशन भी इंक्रीज करता जाता है। आप जितना एसिड डालेंगे, जितना वाटर डालेंगे, उतना ही एसिड का डिसोसिएशन बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा एसिड का डिसोसिएशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारे पास H प्लस आयन आएंगे। और फिर इंटर्न अगर हम बोलें, जितने ज़्यादा H प्लस आयन आएंगे उतना ही स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इंक्रीज करती जाती है, राइट। और ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में हम इस चीज़ की बात कर चुके हैं। अब बेसिकली अगर हमें एसिड या बेसिस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला को देख लेते हैं। हमने सपोज किया हमारे पास दो एसिड हैं 1 और 2, तो हमने उन दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट ले लिए। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जब हम एसिड के लेते हैं, यू नो के की हम बात करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, के सी हमने पढ़ा था, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। और ये यहाँ पे हमारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट की हम बात करते हैं, तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट के आ गया। ए जो है वो एसिड के लिए यूज़ हो रहा है और फर्स्ट एसिड है, तो Ka1 और Ka2 सेकेंड एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गए दो एसिड के लिए। अब हर एसिड का कुछ ना कुछ अल्फा होगा, यानी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा। तो फर्स्ट एसिड के लिए हमने अल्फा 1 और सेकेंड एसिड के लिए हमने अल्फा 2 ले लिया। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इन इक्विमोलर सोल्यूशन। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो हम सॉल्यूशंस प्रिपेयर करेंगे, जो दोनों एसिड जिनकी हमें स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, उनके जो कंसंट्रेशन है वो सेम होना चाहिए। इक्विमोलर का मतलब है, इक्वी मीन सेम, सेम मोलारिटी के हम सॉल्यूशंस ले रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर मोलारिटी या कंसंट्रेशन चेंज होगा तो हम स्ट्रेंथ को ठीक से कंपेयर नहीं कर पाएंगे।
अब हम अगर लॉ ऑफ ओसवाल्ड डाइल्यूशन या ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को अप्लाई करें तो हमारे पास ये था ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कि अल्फा हमने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टिलेशन कांस्टेंट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। तो फर्स्ट एसिड के लिए हमने लिख दिया अल्फा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट के ए वन अपॉन सी, और सेकेंड एसिड के लिए हम अल्फा 2 लिख रहे हैं इज इक्वल टू अंडर रूट के ए टू अपॉन सी। अब दोनों एसिड को हमें कंपेयर करना है तो हमने दोनों एसिड का रेशियो ले लिया, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 हो जाएगा। और जब हम इस पूरा सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट के ए वन अपॉन के ए टू। ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, आई मीन जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों में सेम आ रहा है। और इसी तरह से अगर हमें बेसिस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना हो तो बेसिस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ बेस 1 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ बेस 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2। और जिस तरह से हमने एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिया था ए और फर्स्ट एसिड के लिए 1, वैसे ही फर्स्ट बेस के लिए हम ले लेंगे बी, और सेकेंड बेस के लिए हम ले लेंगे फर्स्ट बेस के लिए ले लेंगे B1 और सेकेंड बेस के लिए हम इसको ले लेंगे B2। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के B1 अपॉन के B2। तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज, और आपको सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखने हैं अगर आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए। और स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ डाइल्यूशन से इंक्रीज करती है। आप जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करते जाएंगे उतना ज़्यादा अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज करता जाएगा। एसिड का जो डिसोसिएशन है या जो बेस का डिसोसिएशन है वो इंक्रीज करेगा, और जितने ज़्यादा हमारे पास H+ आयंस आएंगे एसिड के लिए और हाइड्रोक्सिल आयन आएंगे बेसिस के लिए, उतना ज़्यादा वो जो एसिड और बेस है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इसी फॉर्मूला को हम एक न्यूमेरिकल पे सॉल्व करके देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल देखते हैं। द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर SCOH मींस फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड आर ये और ये वैल्यू दे रखी हैं रिस्पेक्टिवली, और कैलकुलेट करना है द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स। और अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया जिसमें हमने देखा कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड है या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द बेस वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी, डिसोसिएशन कांस्टेंट के अंडर रूट के, यानी अंडर रूट डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट। या जिसको हमने जब कंपेयर करने के लिए बोला तो हम कैसे लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 और एसिड 2, और यहाँ पे एसिड 1 हमने ले लिया फॉर्मिक एसिड और एसिड 2 हमने ले लिया एसिटिक एसिड, इज इक्वल टू अंडर रूट K1 और K2 जो भी हमने डेरिवेशन में लिखा था, K1 जो हमारा फर्स्ट एसिड है यानी कि फॉर्मिक एसिड लिख दिया, और CH3COH हमारा सेकेंड एसिड है। और यहाँ पे हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट ही दे रखे हैं तो हम उनकी वैल्यू को पुट करेंगे अंडर रूट। अब फॉर्मिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है 2.1 इंटू 10⁻⁴ अपॉन एसिटिक एसिड का कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁵। ये आ गया। अब सिंपली हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें आंसर मिल जाएगा, और इसका जो आंसर आता है वो है 3.415। यानी जब हम रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड की, तो जो फॉर्मिक एसिड है वो अप्रॉक्सीमेट 3.5 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, एसिटिक एसिड से। और यही चीज़ जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम उसे दूसरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से हम बताते हैं कि एसिटिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जब हम दोनों एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से निकल के आ रहा है कि जब हम दोनों एसिड को कंपेयर करेंगे तो फॉर्मिक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड से 3 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे हम +I इफेक्ट की वहाँ पे बात करते हैं, तो हम एक दूसरी तरीके से भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि जब फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में हम स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो फॉर्मिक एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, या फॉर्मिक एसिड को हम स्ट्रॉन्गर एसिड बोलते हैं इन कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड, राइट। और यही चीज़ एक्सपेरिमेंटली निकल के भी आई है, पूरा डेटा हमारे पास है, डिसोसिएशन कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली निकाले जाते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास है जिससे भी हमने प्रूफ किया कि स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड की एसिटिक एसिड से ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है 3.415 टाइम्स ज़्यादा आ रही है। तो दिस इज़ द न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।